रोशनलाल का बंगला रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। उनके घर में उनके जुड़वे बच्चों का जन्मोत्सव था। बंगले की बाउंड्री वाल के अंदर शामियाना लगा था, जिसके मध्य में उनकी पत्नी जानकी देवी सजी धजी दोनों बेटों को गोद में लिए बैठी थीं। उनकी चारों तरफ गेस्ट्स कुर्सियों पर बैठे थे। कुछ औरतें गीत गा रही थीं। गेट के बाहर हिजड़ों का झुंड था, मानो पटना शहर के सारे हिजड़े वही जुट गए थे। उनमें कुछ ढोल बजा रहे थे और कुछ तालियां। सभी मिलकर सोहर गा रहे थे, यशोदा के घर आज कन्हैया आ गए। रोशनलाल के किसी गेस्ट ने उनसे कहा, अरे यार, इन हिजड़ों को कुछ देकर भगाओ। भगाना क्यों? आज खुशी का माहौल है, मैं देखता हूँ, रोशनलाल ने कहा। फिर बाहर आकर उन्होंने कहा, अरे भाई लोग, कुछ फिल्मी धुन वाले सोहर गाओ। हिजड़ों ने गाना शुरू किया, सज रही गली मेरी माँ सुनहर गोटे में। अम्मा तेरे मुन्ने की गजब है बात, चंदा जैसा मुखड़ा किरण जैसे हाथ। किसी गेस्ट ने कहा, जुड़वा बेटे हैं, एक और हो जाए। हिजड़ों ने दूसरा गीत गाया, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के, नैनों में कजरा डाल के। चली चच्चा रानी जलवा पूजन को, छोटा सा घूंघट निकाल के। रोशनलाल खुशी से झूम उठे और 500 रुपए के 2 नोट उनके लीडर को दिया। उसने नोट लेने से इनकार किया और कहा, लाला जी, जुड़वा लल्ला हुए हैं, इतने से नहीं चलेगा। रोशनलाल ने 2000 रुपए का एक नोट उसे देते हुए कहा, अच्छा भाई, लो आपस में बांट लेना। अब तो खुश। उसने खुशी खुशी नोट लिया और वे सभी दुआएं देकर चले गए। रोशनलाल को पैसे की कमी न थी। अच्छा खासा बिजनेस था। पति पत्नी दोनों अपने जुड़वा बेटों अमन और रमन का पालन पोषण अच्छे से कर रहे थे। खान पान, पहनावा या पढ़ाई लिखाई किसी चीज में कंजूसी का सवाल ही न था। अमन मात्र 15 मिनट पहले दुनिया में आया, इसीलिए रोशनलाल उसे बड़ा बेटा कहते थे। अमन और रमन दोनों के चेहरे हूबहू एक दूसरे से मिलते थे, इतना कि कभी माता पिता भी दुविधा में पड़ जाते। अमन की गर्दन के पीछे एक बड़ा सा तिल था, असमंजस की स्थिति में उसी से पहचान होती थी। दोनों समय के साथ बड़े होते गए। अमन सिर्फ 15 मिनट ही बड़ा था, फिर भी दोनों के स्वभाव में काफी अंतर था। अमन शांत और मैच्योर दिखता और उसका ज्यादा ध्यान पढ़ाई लिखाई पर होता था। इसके विपरीत रमन चंचल था और पढ़ाई लिखाई में औसत से भी बहुत पीछे था। फिलहाल दोनों +2 पूरा कर कॉलेज में पढ़ रहे थे। अमन के मार्क्स काफी अच्छे थे और उसे पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। रमन किसी तरह पास हुआ था। उसे एक प्राइवेट इवनिंग कॉलेज में आर्ट्स में एडमिशन मिला। रमन फोन और टैबलेट या लैपटॉप पर ज्यादा समय देता और फेसबुक पर नए नए लड़के लड़कियों से दोस्ती करता। अक्सर नए नए पोज, अंदाज और ड्रेस में अपने फोटो पोस्ट करता। रमन को इवनिंग कॉलेज जाना होता था। दिन में अमन कॉलेज और पिता अपने बिजनेस पर जाते, इसलिए रमन दिन भर घर में अकेले रहता था। वह अपने फेसबुक दोस्तों से चैट करता और फोटो आदि शेयर करता। पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी न थी। देखते देखते दोनों भाई फाइनल ईयर में पहुंच गए। इधर कुछ महीनों से रमन को फेसबुक पर एक नई दोस्त मिली थी। उसने अपना नाम रीता बताया था। वे दोनों काफी घुल मिल गए थे और फ्री और फ्रैंक चैटिंग होती थी। एक दिन वह बोली, मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ। मुझे पुरुष के सभी अंगों को देखना और समझना है। इससे मुझे पढ़ाई और प्रैक्टिकल में मदद मिलेगी। तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं। मुझे क्या करना होगा? तुम अपने न्यूड फोटो पोस्ट करते रहना। कुछ शर्माते हुए रमन बोला, नहीं, क्या यह ठीक रहेगा? मेरी पढ़ाई का मामला है, जरूरी है और मेरे नजदीकी दोस्त हो, इसीलिए तुमसे कहा था। खैर छोड़ो, मैं कोई प्रेशर नहीं दे रही हूँ। तुमसे नहीं होगा तो मैं किसी और से कहती हूँ, कुछ बिगड़ने के अंदाज में रीता ने कहा। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो। कुछ दिन और बीत गए। इसी बीच अमन और रमन के ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया। अमन फर्स्ट क्लास से पास हुआ पर रमन फेल कर गया। रोशनलाल ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा,
मैं सोच रहा था कि तुम दोनों अब मेरा बिजनेस संभालो। इसके लिए मुझे तुम्हारी डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं अभी से बंटवारा भी कर सकता हूँ। अमन बोला, नो पापा, अभी बंटवारे का कोई सवाल नहीं है। मैं मैनेजमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद आप जो कहेंगे वही करूंगा। रमन चाहे तो बिजनेस में आपके साथ रहकर कुछ काम सीख ले। रमन ने कहा, अभी मैं ग्रेजुएशन के लिए कम से कम एक और प्रयास करूंगा। अमन मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गया। रमन का फेसबुक पर वही सिलसिला चल रहा था। उसकी फेसबुक फ्रेंड रीता ने कहा, अब तुमने क्या फैसला किया है? जैसा कहा था, मेरी मदद करोगे या मैं दूसरे से कहूं? मेरे एग्जाम निकट हैं। नहीं, मैं तुम्हारे कहने के अनुसार करूंगा। पर तुमने तो अपने प्रोफाइल में अपना कोई फोटो नहीं डाला है। तुम लड़के हो ना और मैं लड़की। मैंने अपना फोटो जानबूझकर नहीं डाला है। लड़कियों को लोग जल्द बदनाम कर देते हैं। तुम बिहार की राजधानी से हो और मैं ओडिशा के एक छोटे कस्बे से हूँ। रमन ने अपने कुछ न्यूड फोटो रीता को पोस्ट किए। रीता ने फिर उससे कुछ और फोटो भेजने को कहा, तब रमन ने भी उससे कहा, तुम भी तो अपना कोई फोटो भेजो। मैं न्यूड फोटो नहीं मांग रहा हूँ। रीता ने कहा, फोटो तो मैं नहीं पोस्ट कर सकती, पर जल्द ही मेरे पटना आने की उम्मीद है। पापा सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं। उनका प्रमोशन के साथ ओडिशा के बाहर दूसरे राज्य में तबादला हो रहा है और पापा ने पटना का चॉइस दिया है। वैसे भी अक्सर हर 3 साल पर पापा का ट्रांसफर होता रहता है। इस बार प्रमोशन के साथ दूसरे स्टेट में ट्रांसफर की शर्त है। अब तुम्हारे शहर में मैं जल्द ही आ रही हूँ। मतलब हम लोग जल्द ही मिलने वाले हैं। हाँ, कुछ दिन और धीरज रखो। इधर अमन और उसके पिता समझ चुके थे कि रमन का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। वह दिन भर फोन और कंप्यूटर पर लगा रहता है। हालांकि रीता के बारे में उन्हें कुछ पता न था। सेठ ने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों की शादी पक्की कर दूं। सेठ जमुनालाल ने अपनी इकलौती बेटी दिया के लिए रमन में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि दिया 12th ड्रॉप आउट है, पर उसमें अन्य सराहनीय गुण हैं। मैं देख रहा हूँ कि रमन का जी पढ़ाई में नहीं लग रहा है। अमन के लिए भी एक लड़की है मेरी नजर में। कल ही उसके पिता से बात करता हूँ। उसे तुम भी जानते हो, शालू, जो कुछ साल तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ी थी। वह बहुत अच्छी लड़की है, मुझे तो पसंद है। अमन बोला, हाँ, मैं शालू को जानता हूँ, पर पापा मेरी पढ़ाई अगले साल पूरी हो रही है, इसलिए तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। मैंने शालू के पिता को भरोसा दिया है कि अमन मेरी बात नहीं टालेगा। उन्हें इनकार कर मुझे बहुत दुख होगा। पापा, आपका भरोसा मैं नहीं टूटने दूंगा, नहीं आप उन्हें इनकार करेंगे। बस आप उनसे कहिए कि चाहें तो सगाई अभी कर सकते हैं और शादी मेरे फाइनल एग्जाम के बाद होगी। बहुत अच्छी बात कही है तुमने बेटा, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली बात हुई। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। ठीक है, शादी अगले साल ही होगी। इसी साल किसी अच्छे मुहूर्त देखकर तुम दोनों भाइयों की सगाई कर देता हूँ। ओके पापा। 1 महीने के अंदर दोनों भाइयों की सगाई होने वाली थी। रमन ने यह सूचना अपनी फेसबुक फ्रेंड रीता को बता दी। रीता ने उसे बधाई दी। अगले दिन से रीता के अकाउंट से रमन को धमकियां मिलने लगीं। तुमने एक नाबालिग लड़की से फेसबुक पर अश्लील हरकतें की हैं। मैं तुम्हारे सारे फोटो तुम्हारी मंगेतर, तुम्हारे पापा मम्मी और सारे फ्रेंड्स व रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कर दूंगी और साथ ही सोशल मीडिया पर भी। तुम कैसी फ्रेंड हो? मैंने तुम्हारी मदद की और अब तुम मुझे बेइज्जत करने की सोच रही हो? रमन ने कहा। मैं कुछ नहीं जानती। एक नाबालिग लड़की से ऐसी गंदी हरकतें करने के पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। अगर तुम अपने परिवार को बेइज्जती और बदनामी से बचाना चाहते हो तो तुमको मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे। सेठ रोशनलाल के बेटे हो और सेठ जमुनालाल के इकलौते दामाद बनने जा रहे हो। इतनी रकम जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे सकता। अगर तुम नहीं मानते तब मुझे भी मजबूर होकर सख्त कदम उठाना होगा।
सभी को तुम्हारी गंदी और अश्लील हरकतों की जानकारी देनी होगी। दोनों परिवारों की बदनामी तो होगी ही, और तुम दोनों भाइयों की शादी का क्या होगा वह तुम समझ सकते हो। कुछ दिनों तक दोनों के बीच ऐसा ही चलता रहा। रमन बहुत परेशान और दुखी रहने लगा। घर वालों के पूछने पर कुछ बताता भी नहीं था। अब सगाई में मात्र 10 दिन रह गए थे। रीता ने रमन से कहा, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हें बस 3 दिन का समय दे रही हूँ। तुम रुपए लेकर जहाँ कहूँ वहाँ आ जाना। कब और कहाँ मैं थोड़ी देर में बता दूंगी, वरना अंजाम तुम समझ सकते हो। एक रात अमन छोटे भाई रमन के कमरे के सामने से गुजर रहा था। रमन का कमरा अधखुला था। उसने रमन को कमरे में तकिए में मुंह छिपाकर सिसकते देखा। वह रमन के पास गया और उससे रोने का कारण पूछा। रमन अपने भाई के गले लगकर रोने लगा। अमन ने उसे चुप कराया और कहा, अपने भाई से अपने दुख का कारण शेयर करो। अगर मैं तुम्हारा दुख कम नहीं कर सका, तब भी शेयर करने से कम मन का बोझ कम हो सकता है। चुप हो जाओ और अब शेयर करो अपनी बात। रमन ने रोते हुए अपने और रीता के बीच हुई सारी बातें बताईं। रमन की बातें सुनकर अमन बोला, बस इतनी सी बात है, तुम अब इसकी चिंता छोड़ दो। हम दोनों मिलकर उस रीता की बच्ची को छठी के दूध की याद दिला देंगे। इतना ही नहीं, हम दोनों की भावी पत्नियां भी रीता को सबक सिखाने में हमारी मदद करेंगी। पर क्या शालू भाभी और दिया को यह बताना सही होगा? अगर सही नहीं है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तुम्हारी गलती इतनी है कि तुम अपनी नादानी और बेवकूफी के कारण रीता के ब्लैकमेल के जाल में फंस चुके हो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि शालू को आईटी की अच्छी जानकारी है। दिया तुम्हारी भावी पत्नी है, उसे तुम सच्चाई बता सकते हो। इतना ही नहीं, दिया ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट ले चुकी है। इन दोनों को अपने जैसा कमजोर न समझो। हम चारों मिलकर इस स्थिति से निपटने का कोई उपाय निकाल लेंगे। तुम दिया को कॉन्फिडेंस में लो और रीता से बात करते रहो कि पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, कुछ समय दो। क्या हमें पुलिस की मदद लेनी होगी? रमन ने पूछा। नहीं, अगर लेनी भी पड़ी तो रीता को पकड़ने के बाद। आखिर तुम्हारी तस्वीरें तो उसके मोबाइल या अन्य सिस्टम में स्टोर हैं और वह तुम्हें गलत साबित कर सकती है। दोनों भाई और उनकी भावी पत्नियों ने मिलकर रीता से निपटने का प्लान बनाया। रमन ने रीता को फोन कर कहा, देखो 10 लाख रुपए का इंतजाम तो मैं नहीं कर सकता, 5 लाख रुपए तो तैयार ही समझो। इतने से तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। फोन की बातें अमन, दिया और शालू भी सुन रहे थे। रीता ने कहा, नहीं, 5 लाख से काम नहीं चलेगा। रमन बोला, तब ठीक है, कल के पेपर में मेरे सुसाइड करने की खबर पढ़कर तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। अरे नहीं यार, मैं उतनी जालिम नहीं हूँ। तुम्हारे मरने से मुझे क्या हासिल होगा? ऐसा करो, 2 लाख और दे देना, बस फुल एंड फाइनल। रीता बोली। रमन अपने भाई की ओर सवालिया निगाहों से देखने लगा। अमन ने उसे इशारों से रीता को हाँ कहने को कहा। ठीक है, तब परसों संडे को शाम ठीक 5 बजे मेरे कहे समय और पते पर 7 लाख कैश लेकर मिलो। इसके बाद भी हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे, यह मेरा वादा है। मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। ओके, मैं पैसे लेकर आ जाऊंगा। याद रखना, यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे फोटो की कॉपी किसी दूसरे दोस्त को फॉरवर्ड कर दूंगी। कुछ ऐसा वैसा किया तो वह तुम्हें एक्सपोज कर देगा। हाँ, एक जरूरी बात, अगर मैं घर से बाहर नहीं निकल सकी तो मेरा बड़ा भाई जा सकता है। उसके पास 100 रुपए का यह नोट होगा, इसका नंबर नोट कर लो। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और तुम्हारे दिए समय व पते पर आ जाऊंगा। पर कोई दूसरा आए तो उसके पास तुम्हारा ही फोन होना चाहिए जिसमें मेरी तस्वीरें हैं। रमन ने कहा। डोंट वरी, मुझे आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से नहीं। मुझे मेरी रकम चाहिए और कुछ नहीं। अगले दिन रीता ने फोन कर रुपयों के साथ आने के समय और स्थान का पता बता दिया। रमन को शहर के पूर्वी छोर पर एक जगह बुलाया।
वह जगह अभी डेवलप्ड नहीं थी। कुछ घर बन चुके थे जिनमें इक्के दुक्के लोग रह रहे थे और काफी घर बन रहे थे। वहां अभी सड़कें भी पक्की नहीं बन सकी थीं। रीता ने रमन को एक निर्माणाधीन घर का पता देकर वहां आने को कहा। अमन ने अपनी कंपनी के एक स्टाफ को वहां जाकर उस जगह को देखने को कहा। उसने स्टाफ को सिर्फ इतना बताया कि वहां उसे कुछ प्लॉट खरीदना है। अमन के स्टाफ ने आकर बताया कि उस मकान के 3 और अभी गन्ने के खेत थे। यह जानने के बाद अमन बहुत खुश हुआ और उसने रमन, शालू और दिया को भी इसकी जानकारी दे दी। अमन ने बाकी तीनों लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और सख्त हिदायत दी कि और किसी को इस प्लान की भनक न लगे। उसने कहा, रीता अपने ही बने जाल में फंसने जा रही है। उसने जगह ऐसी चुनी है कि हम लोग मिलकर उसकी घेराबंदी कर लेंगे। एक ब्रीफकेस में कुछ असली रुपए रखकर उनके नीचे सिर्फ सफेद पेपर के टुकड़े डाल दिए गए। फैसला हुआ कि अमन, शालू और दिया तीनों रीता के बताए गंतव्य स्थान पर पूर्व नियोजित समय से काफी पहले से ही निकट के खेत में छिप जाएंगे। उस दिन कंस्ट्रक्शन वर्कर की छुट्टी थी। इलाका लगभग वीरान था। रमन का फोन अमन के पास रहेगा और रीता का मैसेज मिलते ही रमन ब्रीफकेस लेकर रीता के पास जाएगा। रमन के पास अमन का फोन होगा और जब रीता का फोन आएगा, अमन कॉल रिसीव करेगा और रमन बस फोन चलाते हुए बात करने का उपक्रम करते हुए रीता की ओर बढ़ेगा। अगर दिशा निर्देश आदि कोई विशेष जानकारी देनी होगी तो अमन या शालू उसे रमन को मैसेज कर देंगी। रीता ने अपनी समझ में पूरी होशियारी बरती। उसने खुद न जाकर किसी दूसरे लड़के को भेजा जिसे रीता ने अपना भाई कहा था। रमन ने उससे 100 रुपए के नोट का नंबर मिलाया। फिर कुछ देर तक उसे इधर उधर की बातों में उलझाए रखा। उसने रमन से जल्द ही ब्रीफकेस देने को कहा। रमन ने भी उससे रीता का फोन देने को कहा ताकि वह फोटो डिलीट कर दे। उसने रीता का फोन रमन को दिया, तभी अचानक अमन और दिया को अपनी तरफ आते देखा। वह घबराकर भागने लगा पर दिया के ट्वाइकांडो के एक झटके से वह जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। दिया, अमन और शालू ने मिलकर उस पर काबू पा लिया। अमन बोला, तुम रीता के भैया हो ना, अपनी बहन को कॉल कर यहाँ बुलाओ। जैसा मैं कहूँ वैसा ही उसे बोलना होगा। काहे का भैया? मैं तो उसका प्रेमी हूँ। भैया नहीं, होने वाला सैया हूँ। रीता भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तुम उसके जो भी हो, उसे जल्द यहाँ आने को कहो। रीता के प्रेमी ने फोन कर उससे कहा, रीता, यह कौन सी जगह तुमने चुनी है? रुपए तो पूरे मिल गए पर मुझे सांप ने काट लिया है। मैं अब और चल नहीं सकता हूँ। पता नहीं सांप जहरीला था या नहीं पर बहुत दर्द और जलन हो रही है। जल्दी से मुझे ले चलो यहाँ से। तभी रीता एक पुरानी कार चलाते हुए वहां आई। वहां रमन के अलावा अन्य लोगों को देख वह डर गई। उसे देखकर प्रेमी बोला, घबराओ नहीं, ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं। रीता के आते ही दिया के दूसरे पैतरे ने उसे भी चारों खाने चित कर दिया। रीता के पास से दूसरा फोन भी ले लिया गया। रीता और उसके प्रेमी ने कहा, हम दोनों भागकर शादी करने जा रहे थे। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए रुपयों की जरूरत थी, इसीलिए हमने ऐसा किया है। अमन ने ऐसा एक कबूलनामा लिखवाकर दोनों के साइन ले लिए। अमन बोला, तुमने रमन के फोटो कहाँ भेजे हैं? अभी तक कहीं नहीं भेजे हैं। रमन रुपए न देता तो फिर मजबूर होकर भेज देती। शालू बोली, आप लोग उसकी चिंता न करें, मैं आईएसपी से सब पता कर लूंगी। वैसे भी इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और कबूलनामा पर साइन भी किए हैं। कुछ गड़बड़ होने पर दोनों जेल की हवा खाएंगे। फिर रमन और उसके साथ आए लोगों ने निर्माणाधीन मकान से रस्सियां लाकर दोनों के हाथ, पैर और मुंह बांधकर कार में बैठा दिया। ब्रीफकेस से असली रुपए निकालकर अपने पास रख लिए। अमन कार ड्राइव कर रहा था। उसने रीता के घर के सामने कार रोकी और रीता के फोन से ही उसके पापा को फोन किया, आपकी बेटी का कार एक्सीडेंट हो गया था, हम उसे लेकर आए हैं। हम नीचे कार में हैं। चोट ज्यादा नहीं लगी है, फिर भी उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है।
तब तक शालू और दिया भी दूसरी कार में आ गए थे। अमन और रमन ने रीता और उसके प्रेमी को वहीं छोड़ दिया। उन्होंने दोनों के फोन अपने पास रख लिए। चारों अपनी कार में सवार होकर चल दिए। उन लोगों ने बड़ी चालाकी से बिना एक ढेला खर्च किए और बिना पुलिस की मदद से ब्लैकमेलर जोड़ी को उनकी औकात बता दी। रोमांचक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।